नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। आइए नजर डालते हैं पंचकुला की खास खबर पर। होप फॉर ऑल समाज सेवी संस्था की समाज सेविका रचना रॉय ने चैनल 18 भारत से रूबरू होकर समाज सेवा के असली अर्थ पर अपनी प्रतिक्रिया दी। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से राजकुमार की ये रिपोर्ट। सर, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत सच के साथ। आज हमारे बीच में है एक समाज सेविक, तो जानते हैं कहां से शुरू किया उन्होंने। नमस्कार। नमस्कार मैम, जो आप लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, तो ये आपको प्रेरणा कहां से मिली? सर्वप्रथम ये प्रेरणा जो है वो मेरी जन्मदात्री मेरी माता श्रीमती स्मृति सरन सिंह, जो कि 79 में जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, प्रयागराज, तो वहाँ पे बाढ़ आई हुई थी। गंगा बहती हैं, आप जानते हैं, संगम है, तो पानी जो है वो पार करके बांध को मोहल्लों में भर जाता था। और उस बाढ़ में माता जी जो है वो मदद करने के लिए निकलते थे। उस समय मेरी अवस्था कोई 9 साल की थी, तो उनके साथ जाने का सौभाग्य कह सकते हैं प्राप्त होता था। और देखते थे कि कैसे वो लोगों को खाना बांट रहे हैं और मोमबत्ती माचिस वगैरह अवेलेबल करा रहे हैं, जबकि लोग ये पूछते थे कि माता जी जो लोकल एमएलएज हैं वो नहीं आते, आप आके मदद करते हैं। तो ये उनका अंदर से उत्पन्न एक भाव था, जो लोगों की मदद करने की भावना थी, वो उनके द्वारा ही अंदर गुण करती गई। और फिर बाद में अध्यापन के समय जो है गांधी जी को पढ़ने का मौका मिला, तो उनसे बहुत प्रभावित हुई मैं। मैम, एक आप जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे रोड किनारे सड़कों पे भीख मांगते हैं, कोठियों में काम करने जाते हैं, उनका गुजारा नहीं हो पाता भीख मांगने से भी, और लोग जो हमारी इस टाइम दुनिया है, लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं नकारते हैं, उनको भी आपने गले लगाया है, बहुत करीबी से उनको जानते हैं, उनको दुखों को पहचानते हैं, एक शिक्षा का काम शुरू किया है आपने, उसमें क्या कहना? हाँ, उस मुहिम को लेके मैं भावुक हो रही हूँ। जब आपने ये बात छेड़ दी, कि कह दिया कि वो जो भी आपने बोला ठीक है, उनकी ये स्थिति को वो प्राप्त हुए थे, लेकिन फॉर्चुनेटली वो जब हम लोगों से जुड़े, उसमें आपने भी बहुत कार्य किया है, जो भी आपके साथ मैंने देखा वहाँ पे, तो ये भावनात्मक स्थिति जो है वो उत्पन्न इसलिए हो रही है कि वो मेरे दिल से जुड़ चुके हैं वो बच्चे। और वो मुहिम जो है वो बस भावनाओं के द्वारा ही शुरू हुई। मंदिर जाना होता था और उन्हें भीख मांगते देखते थे, ये बिल्कुल सही बात है, कहने में अच्छा नहीं लग रहा, और यही कहते थे कि भीख क्यों मांग रहे हो बच्चों, भीख नहीं मांगा करो, पढ़ने जाओ। तो बच्चे ये कहते थे कि आप कहते तो हैं मैडम पढ़ने के लिए, पर कोई पढ़ने के लिए ले नहीं जाता। बस वहीं से ये दिमाग में चलने लगा कि अब क्या करें, इनको कह तो दिया कि ये पढ़ लें और कुछ करें, बेहतर करें, भीख ना मांगें, पर खुद से कुछ करे बिना तो अब गुजारा नहीं हो सकता था। तो फिर कोशिश करना शुरू किया। और हाँ, ये मैं मानूंगी कि उस समय गवर्नमेंट की स्कीम भी चली हुई थी, तो उसका फ़ायदा मैंने पूरी तरह से उठाया और उन बच्चों को जाके एडमिशन दिलाया। जगह जगह कई स्लॉट में कई लोगों ने मदद की, कई पत्रकार भाई आपकी तरह, आप भी थे, ये सच है, मुझे अच्छे से याद है। तो हम लोग सब मिलके इस मुहिम में थे, और वो एक ऐसा दौर था, उस समय एक परिवार सा बन गया था, और मेरा समय कैसे कट गया मुझे नहीं पता उन बच्चों के साथ। और आज की डेट में उन बच्चों में से कुछ नवोदय में, कुछ सरकारी स्कूलों में, और अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना मेधावी होने का परिचय लगातार दे रहे हैं वो बच्चे। और आम बच्चों से बहुत ज़्यादा क्षमता होती है इन बच्चों में, उनका नृत्य, उनका गायन, उनका अध्ययन, कुछ भी बहुत बारीकी से देखा जाए और मौका मिले तो वो सामान्य बच्चों से बहुत अच्छा करके दिखा रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आगे बहुत कुछ करके दिखाएंगे वो बच्चे, और अपनी तरह से वो कुछ बच्चे 8 तक पहुंच चुके हैं। समय बीतता चला गया है, पर अभी भी दिल से मैं वहाँ से जुड़ी हुई हूँ। ये बच्चे आगे बहुत कुछ करें, इसके लिए मेरे दिल से कामना है, और आगे इन बच्चों के लिए जो भी कर सकूँगी समाज सेवा के रूप में करती रहूँगी। दी, आपने बोला कि भाई मुझे सरकार का भी बहुत बड़ा साथ मिला था, तो क्या लगता है कि भाई सरकार कहीं ना कहीं वहाँ तक नहीं पहुँच सकती इन बच्चों तक, तो आप जैसे समाज सेविक, मतलब कि आप जैसे समाज सेविक माध्यम बनते हैं? जी, माध्यम ही चाहिए हर किसी को। जो खाली बैठे हुए पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो बार बार कहती हूँ भाई कि अपने आप को सार्वजनिक करिए, आगे आइए, अपनी पहचान बनाइए, और इस तरह के कार्य जो सामाजिक कार्य हैं, राजनीति से संबंधित कार्य भी हैं, उसमें आगे आइए, अपनी पहचान दीजिए लोगों को और कार्य करिए।
कार्य से ही आपकी पहचान होती है। जब तक आप आगे नहीं आएंगे, कार्य नहीं करेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, अपना जो भी कर्म करने का क्षेत्र है उसको पहचानेंगे नहीं, तो आप कुछ अपना प्रदर्शन नहीं कर सकते। जी दी, एक मेन सवाल आपका, जो एनजीओ है किस नाम से है, संस्था है जो आप चला रहे हैं? जी, मैं एनजीओ मेरा नहीं चलता है। मैंने 3, 4, 5 एनजीओ ज्वाइन किए हुए हैं, जिसमें एक एंटी करप्शन फाउंडेशन करनाल से है, ह्यूमन राइट्स करनाल से है, लेकिन ऑल इंडिया में हमारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं इसके लिए। यहाँ से पंचकुला से डॉक्टर्स का एनजीओ है होप फॉर ऑल, जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ, और इसके अलावा अग्र क्रांति मंच है, जो लोग हम लोग के साथ आके संपर्क में जुड़ के काम करते हैं। झुग्गी के बच्चों के लिए रॉबिन हुड एनजीओ भी काम कर रहा है, तो इन सबों से जुड़ी हुई हूँ। ऐसे और भी दिल्ली में तमाम एनजीओज़ हैं जिन्होंने संपर्क किया है, और आगे भी करती रहूँगी, क्योंकि मेरा कोई पर्टिकुलर खुद एनजीओ बनाने का इरादा नहीं है, और ना ही कोई भी इससे पैसे संबंधित बातों का कोई लेना देना है। जो भी मैंने किया वो किसी की मदद, एक तरह से माध्यम बनी, किसी का पैसा लिया और किसी की ज़रूरत पूरी कराई, और इस तरह से एक कड़ी जुड़ती चली गई। और हर कोई मदद करता है। जब आप मदद करने निकलिए, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, ये बात कही थी कि जब आप भगवान से बहुत चाहत से, शिद्दत से कुछ किसी अच्छे काम के लिए कुछ मांगते हैं, ज़रूर मिलता है। यदि किसी की 2 रोटी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो वो मदद मिलेगी। अब आप ये कहते हैं कि भगवान मुझे मर्सिडीज दे दो, मॉल बनवा दो, तो वैसी चीज़ों के लिए भगवान मदद नहीं करता। लेकिन जो छोटे मोटे कार्य हैं, जिसकी ज़रूरत वाकई में है, किसी की ज़रूरत पूरी हो रही है, तो वो मदद मिल जाती है, ऊपर वाला ही कर देता है। मेरा तो ऐसा मानना है। दी, कुछ एनजीओ हैं जो मतलब कि खाली पैसों के लिए काम कर रही हैं, डोनेशन के लिए काम कर रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, वो राज भाई, हम लोग सभी जानते हैं कि ये चीज़ जो है वो उजागर हो ही जाती है। जैसे कहते हैं ना कि सूर्य को दीपक दिखाने से तो कुछ होना नहीं है, तो वो जो जिसको करना है कार्य, जैसे कैलाश सत्यार्थी थे, तो उन्होंने काम किया तो सबको दिखाई दे रहा है। और ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो फेक होते हैं, तमाम तरह के तमाशे करते हैं, तो वो तमाशा जो है वो थोड़ी देर के लिए चलता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। उसका कोई, जैसे झूठ की ज़िंदगी नहीं होती, वैसे इस तरह की चीज़ों की कोई लाइफ होती नहीं है। जी, चलो कि हमने खुद भी देखा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं अपने परिवार का कम माँ बाप का कहना मानते हैं, आपका बहुत ज़्यादा मानते हैं। कहीं आप उनको कहीं ना कहीं गाइड करते रहते हैं। मेरे चेहरे पे खुद आप महसूस कर रहे हैं, पूरी तरह से एक आनंद का अनुभव सा होता है। वो बच्चे हमसे अलग है ही नहीं, और वो मतलब मैं भी बहुत बच्चे बड़े हो गए थे, पढ़ाई लिखाई चल रही थी, तो हमें भी बहुत अकेलापन हुआ करता था। जो वो समय था वो बहुत अपनेपन में गुजरा। उनके मित्रवत व्यवहार, एक सखा भाव था, उनके साथ कबड्डी भी खेलते थे, बहुत कुछ करा है, योग की साधना की, बहुत कुछ करने का मौका मिला। और मैंने भी बच्चों से सीखा, सच बता रही हूँ। उन बच्चों से मेरे वो इतनी ज़बरदस्त जिम्नास्टिक मैंने यहाँ पे आकर देखा, उन बच्चों के अंदर वो योग्यता थी। मैंने देखा नृत्य, इवन जो मार्शल आर्ट है उसके बारे में भी जानकारी रखी हुई थी उन लोगों ने। तो बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं ये, और इनको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है, जो कि मिलने लगा। और फॉर्चुनेटली हर जगह फिर इसके बाद लोगों में ये प्रयास रहा, लोगों ने देखा सोशल मीडिया पे जाने के बाद, और अलग अलग शहर से भी ये मैसेज आने लगे कि लोग ये इस विषय पे कार्य कर रहे हैं, तो वो एक आनंद का विषय है। तो दीदी, क्या क्या कठिनाइयाँ हैं आपको इन बच्चों को पढ़ाने में? जैसे कई बारी माँ बाप इनके भेजते हैं काम करने के लिए, काम करने जाओ, भीख मांगने जाओ, आपका घर का गुजारा कैसे चलेगा घर का? तो उसमें कैसे आपने इनको गाइड करें कि माँ बापों को, बच्चों को कैसे प्रेरणा दी कि भी वो आपकी तरफ खींचे चले आए? जी राज भाई, उसमें बस यही बात थी कि माँ बाप का तो देखिए बहुत जेन्युइन सी बात थी। वो कहते थे कि छोटे बच्चे को कौन देखेगा जब ये पढ़ने जाएंगे, तो उनको समझाना पड़ता था कि देखो, तुम जैसे आप कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, आप दुखी जीवन जी रहे हो, और आप चाहते हो आपका बच्चा भी ऐसे ही रहे। तो समझाते थे तो वो मान जाते थे। पेरेंट्स ज़्यादा दिन नहीं लगता, दिन भी नहीं, 3-4 घंटे में ही ये काउंसलिंग उनकी हो जाती थी। और हर पेरेंट्स माना, मेरे साथ गए, एडमिशन कराया, माँ बाप भी गए, और जिनके दोनों पेरेंट्स में से सिंगल पेरेंट्स थे वो गए, तो वो होता रहा, वो अपनी जगह था। समझाने का सोसाइटी में और बहुत सारी चीज़ें सामने आई। कोई, आपने एनजीओ का नाम लिया था, बिल्कुल सही लिया था। वो एक दिन की घटना बताती हूँ, छोटी सी घटना। कोई एनजीओ जो कि जुड़ा हुआ था और बच्चों को अनाथालय ले जा रहा था, और वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे
विरोध कर रहे थे, बच्चे भी और पेरेंट्स भी। क्यों? क्योंकि वो लोग ज़बरदस्ती ले जा रहे थे और उनको अपनी संख्या पूरी, एक कोरम पूरा करना होता है ना, कागज़, तो वो करने की इच्छा से उन्होंने ये काम किया था। तो उस दिन विरोध आया तो उन्होंने बोला हम क्राइम ब्रांच वालों को बुला के लाएंगे। तो अब हमें हंसी आ रही थी, ये विषय तो अब हम इस पर प्रकाश नहीं डालना चाहेंगे क्योंकि समाज सेवा पे हैं। तो पुलिस का पारिवारिक संबंध होने की वजह से आइडिया था, तो हमने कहा आप जाइए बुला लाइए, कोई बात नहीं है। क्राइम ब्रांच वाले आएंगे तो भी अपहरण का ही केस दर्ज होगा यदि आप बच्चों को ज़बरदस्ती ले जाएंगे। तो इस तरह की बातें आती रहीं और बड़े ही आराम से, कोई मुश्किल नहीं हुई। आप जैसे सहयोगी होने की वजह से इन सीमाओं को आराम से पार करते हुए मैं इस कार्य को करती रही और सहयोग ज़्यादा रहा, विरोध बहुत कम मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। दी, आपको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मैंने पंचकुला में खुद देखा है। आपके आते ही जैसे कि पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं वैसे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। मैं भी उतना ही पसंद करती हूँ राज। सच बात तो ये है कि मैं भी उनको दिल से उतना ही चाहती हूँ। यही है, ये रेसिप्रोकेट करता है, परस्पर होता है ये संबंध। इसमें कहीं कोई दुर्भावना वाली बात नहीं है। ये कोई अपने आप से उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न नहीं करना पड़ता। वो उनको भी वही, बच्चों के साथ भी वही स्वाभाविक भाव है। क्यों? क्योंकि एक अपनापन है बस जो मेरे अंदर आ गया और उन लोगों को उसके साथ जुड़ने का मौका मिल गया। आपको बहुत से मौके मिले किसी डिपार्टमेंट में भी और काफ़ी कुछ कर सकते थे, तो आपने इसी लाइन को क्यों चुना, लोगों की सेवा के लिए, बच्चों की सेवा के लिए? नहीं, सवाल बिल्कुल सही है तुम्हारा। शुरू के दिनों में जब इनिशियली मैं आई थी तो मैंने रिलायंस के साथ जॉब किया इंश्योरेंस कंपनी में। मैं इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ी रही और फिर ये हो गया कि मेरे छोटे बच्चे तब थे तो पढ़ाई कर रहे थे। तो ये सोच करके फिर मैंने समझ लिया कि 8 बजे रात तक जॉब नहीं कर सकते, घर बैठ लिया। और फिर जैसे सबके साथ होता है, बच्चे तो बड़े हो गए, क्लास बड़ी होने लगी और उनको हमारी ज़रूरत कम हो गई। जब खुद फ्री हो गए तो अपने को बिज़ी भी करना था और जिसमें मन लगता था वो ये विषय हमेशा समाज सेवा था। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया पहले भी बचपन से ही ये चीज़ देख रही थी, तो ये करने का मौका जब मिला तो फिर करने में बहुत आनंद आने लगा ये काम। क्योंकि समाज सेवा एक कह सकते हैं कि अब इसको खून में दौड़ने वाली बात कह सकते हैं शायद, तो उस तरह से था। कोरोना काल चल रहा है, हाँ, उस टाइम आपने कैसे इन बच्चों को ध्यान दिया? जब इनिशियली तो ये हो गया कि भाई बाध्यता है, हस्बैंड ऑब्वियसली आप जानते हैं ड्यूटी पे हैं, पुलिस में है, बड़े ओहदे पे हैं, तो वो बिज़ी रहते हैं और उनको भी बाहर निकलना था। वो पोस्टेड थे अम्बाला, तो ADGP हो गए। तो ऑब्वियसली उनके रोज़ बाहर निकलने की वजह से ये था कि अब एक जन को तो घर के अंदर देखभाल करनी होगी बच्चों की, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो वहाँ पे घर पे रहने की बात कंडीशन थी। ऑब्वियसली अब इस समय ये विरोध तो कोई भी नहीं कर सकता था, प्रधानमंत्री जी का खुद का आदेश था तो सभी पालना कर रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात थी, तमाम बातें थी, सबको फॉलो किया जा रहा था, वो करते हुए। लेकिन वहीं से बैठे बैठे फ़ोन के द्वारा जो भी हमारे समाज सेवा से जुड़े हुए मित्रवत NGOs हैं, भाई हैं, बहनें हैं, रॉबिनहुड से जुड़े हुए भी हैं, होप फॉर ऑल से जुड़े हुए भी हैं। एक विशेष रूप से नेपाली समाज की तरफ से एक NGO चलता है, वो लोग भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसका कि खेमचंद नाम का व्यक्ति अध्यक्ष है और वो पुलिस डिपार्टमेंट से भी जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि खाना बच्चों तक हम लोग पहुंचाएंगे। तो रह रह कर इन लोगों ने, इन NGOs ने या कोई भी NGOs या फिर गुरुद्वारे फ़ोन करके पता करती थी कि बच्चों के पास खाना पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। फिर हमारे मंजू बंसल जी हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। कभी कभी वो किसी तरह से भी पहुंच करके मदद करा देते थे। तो बच्चों का ये काम चलता रहा, खाने का भी, पढ़ाई का भी। हम लोग सोच रहे हैं कि उनको, जैसे स्कूल से तो अभी पढ़ाई शुरू हुई नहीं है, पर वहाँ पे हमने एक लैपटॉप रखवाया है सो दैट Zoom पे उनकी क्लासेस कंटिन्यू करा सकें। अगर बात कीजिए, आपको गेम्स पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, क्या पसंद है? म्यूज़िक तो खैर देखिए, कहते हैं कि ललित कलाओं में यदि किसी को एक नंबर पे आप रखते हैं तो वो संगीत ही है। और संगीत जो है वो भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ है। तो जितनी भी चीज़ें भावनाओं से जुड़ी हुई हैं उन चीज़ों को आप मुझसे जोड़ सकते हैं। इसलिए मतलब बच्चे बहुत खुश होते हैं आपके साथ जी, गेमिंग में, काफ़ी आपका रुझाव नहीं है देखिए, बच्चों की जहाँ तक बात है, उनकी प्रतिभा की बात आती है, वो
काबिल तारीफ़ है। वो वहाँ पे मैं स्टैंड नहीं करती हूँ, मैं विड्रॉ कर लूँगी अपने आप को। वो बहुत लायक बच्चे हैं और रॉबिनहुड से नए बच्चे आते हैं जो NGO है और वो सिखाते हैं, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि वहाँ ये लोग पहुँच गए हैं और नए जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा समझ रखती है, मेरा मानना ये है। और वो लोग सिखाते हैं तो मुझे संतुष्टि रहती है कि बच्चों को नई चीज़ें सीखने मिल रही है। कभी ऐसा हुआ हो कोई बच्चा नाम माना हो और बहुत प्रॉब्लम आई उन बच्चों को पढ़ाने में, सिखाने में, क्यों बच्चे भटक जाते हैं पैसों की तरफ, अगर भीख मांगते हैं तो उनको लालच हो जाता है कि हमें ये चीज़ मिलती है, पैसे मिलते हैं, तो उनको कैसे आप गाइड करते हैं? हाँ, कुछ बच्चे ऐसे एक दो बच्चे रहे होंगे जो इस तरह की स्थिति में थे, पर धीरे धीरे वो भी देखने लगे और बच्चों को कि वो स्कूल जा रहे हैं, वो कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, तो उनको ये समझाया कि मान लो तुम्हारा पढ़ाई में यदि तुम्हें दिलचस्पी नहीं है तो किसी और चीज़ में होगी, नृत्य में होगी, गायन में होगी। इस तरह करके वहाँ पे एक हमारे पीयूषा मित्रा जी हैं जो मुझे संगीत सिखाते रहे हैं पहले, वो भी उसमें इन्वॉल्व है NGO में, और वो बच्चों को संगीत सिखाने के लिए बाध्य हैं। वो बाकायदा वो इसके लिए मुहिम चला रखा उन्होंने कि वो बच्चों को सिखाएंगे। तो इस तरह से कई लोग जुड़ गए हैं जो ये करेंगे। और वो बच्चे जो आपने अभी चर्चा छेड़ी थी कि जैसे भटके हुए थे, एक आध बच्चे जो है वो ये हुआ कि मेरे पास जहाँ पे हम कार्य करते हैं, चलाते हैं, वो फॉर्चुनेटली धन्यवादी हूँ मैं। इस समय आप कोरोना के वक्त देख रहे हैं कि लोग कहते थे कि पुलिस कुछ काम नहीं करती है, पर कहते हैं कि नालायक बेटा ही बुरे समय पे काम आता है। उसी तरह पुलिस पूरी तरह से काम आई और कोरोना में हर जगह लोगों की मदद करते हुए पुलिस वाले दिखाई दिए होंगे आपको। उसके साथ ही जहाँ मैं बच्चों को सिखाने जाती थी, वो थाने पे ही वो कमरा हमें दिया गया था। सेक्टर 14 का पुलिस स्टेशन है और वो कमरा अवेलेबल हुआ फॉर्चुनेटली सौजन्य से पुलिस विभाग के, और वहाँ पर मैंने कार्य करना शुरू किया। उन बच्चों को वो जगह शेल्टर मिली, वहाँ इकट्ठा होने लगे। उसकी देखा देखी यहाँ हर मोहल्ले में लगभग लोगों ने काम शुरू किया। तो उससे झुग्गी के बच्चों को ये इस चीज़ से निजात मिली कि वो ट्यूशन कहीं पैसे दे के पढ़ने जाएं या फिर पढ़ाई के लिए किसी से मदद मांगें। उनको इस तरह की हेल्प अपने आप ही स्वतः ही मिलने लगी। एक आखिरी सवाल बताओ। एक आप सरकार के साथ एक मुहिम छेड़ने जा रहे हैं जी, वो क्या है? वो राजी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए। सफाई की बात कही जाती है और पहले से बहुत अंतर भी आया है, बहुत हद तक शेप भी ले रही है, लेकिन एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है कि हर शहर के सामने एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर दिखाई देता है। और जब भी किसी भी शहर में एंटर करो तो सबसे पहले आपको, जैसे पहले गंगा जी के दर्शन होते थे, जमुना जी के दर्शन होते थे कि आप पुल से घुस रहे हैं, पर अब अनफॉर्चुनेटली वो सब कुछ जो है वो नदी नाले में परिवर्तित हो गए हैं। ये कूड़े के ढेर ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो बार बार जब भी जाती थी दिल्ली तो सबसे पहले भलसवा गांव लिखा रहता है, लेकिन वो है शहर, दिल्ली शहर शुरू होता है वहाँ से, और वहाँ पे बहुत बड़ा कूड़े का ढेर दिखाई देता था। तो दिमाग में यही चलता रहता था कि इस पर कुछ कार्य करना है कहीं ना कहीं से। तो पिछले साल 2019 में बेटी ने ये निर्णय लिया कि वो कोचिंग करेगी और IAS का एग्ज़ाम देगी। वो हुआ तो मुझे भी दिल्ली उसके साथ, ऑब्वियसली माता होने के नाते मेरा कर्तव्य जो है वो पूरा करना है, तो मैं उनके साथ दिल्ली कूच कर गई। वहाँ दिल्ली जाके जब ये मन में ये चलने लगा कि ये कार्य करने का ये सही समय है, और फाइल वर्क करना शुरू कर दिया कि इस पे एक प्रोजेक्ट वर्क तैयार कर लेते हैं। 25 NGOs को इनवाइट करने की कोशिश करते हैं इंटरनेशनल, और वो आके हमारे साथ कार्य करें। ऐसा करके दिल्ली की सरकार से अनुरोध कर सकते हैं, और वो लोग काम भी कर रहे हैं, तो उनके साथ किया जा सकता है ये कार्य। ये सोच करके इस पे वर्क शुरू किया है, और ये चाहती हूँ कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं और भी जो शहर हैं वो इससे निजात पाएँ, और रिसाइकलिंग की मशीन का अरेंजमेंट करके NGOs की, विश्व बैंक से ना सही NGOs की हेल्प से, इंटरनेशनल NGOs हेल्प कर देते हैं, उससे मदद लेकर रिसाइकलिंग मशीन लगाकर इस कूड़े से निजात पाई जा सकती है। और जब तक हम लोग, वही बात बार बार आती है कि बड़ी मात्रा में अपने आप को सार्वजनिक करके कार्य नहीं शुरू करेंगे, तब तक अकेले ये संभव नहीं है। एक जगह तो शायद मैं कर ले जाऊँ, लेकिन सब जगह कार्य करने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होगी जो मानसिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हों। तो ये हैं रचना रॉय, समाज सेविक। पंचकुला में बच्चे इन्हें मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।